नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न में भाजपा ने आज राजधानी देहरादून में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता चीड़बाग से परेड ग्राउंड तक इस रैली में शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक बैनर तले यह तिरंगा यात्रा राज्य के सभी प्रमुख जिलों, विधानसभा क्षेत्रों, शहरों और गांवों में निकाली जा रही है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी इसमें भाग लिया। वहीं भाजपा ने इसमें आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के प्रतीक के रूप में बताया। यात्रा राजधानी के बाद 15 से 23 मई तक राज्य भर में 4 चरणों में आयोजित की जाएगी। वही केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं की विभाग समीक्षा करते हुए सड़क, शिक्षा, पानी और बिजली की योजनाओं में समय पर और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क के लिए मोदी सरकार प्रत्येक गांव व तोक को सड़क मार्ग से जोड़ रही है। कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, सभी विभागों की समीक्षा हुई और भारत सरकार से चलने वाली योजनाओं का इम्प्लीमेंट सही दिशा में हो और उसकी प्रोग्रेस क्या है, इस दिशा में लगातार जिले में हमारे जिलाधिकारी जी और उनके सभी अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग लगातार करते भी रहते हैं। क्योंकि ये एक बैठक का प्रारूप रहता है उस भारत सरकार के द्वारा निर्धारित, उस अनुसार आज की ये बैठक संपन्न हुई है और सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार समय से काम को पूरा करें। अभी हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम जहां जल जीवन मिशन से और जैसे हर घर विद्युत देने की योजना से भी जैसे हमने बिजली का भी पूरा काम किया, पानी देने का काम किया, मिशन मोड में प्रधानमंत्री जी के विजन से काम चल रहा है। अभी एक बड़ा सौभाग्य है कि PMGSY के चतुर्थ चरण के प्रत्येक गाँव तक मोटर मार्ग हो और इसमें लगभग 1385 किलोमीटर मोटर मार्ग बनेंगे, जिसमें 1400 करोड़ रुपया लगभग खर्च होगा। जागेश्वर में 370 किलोमीटर है, अल्मोड़ा में 105 किलोमीटर है, दोराहाट में 213 किलोमीटर है, रानीखेत में 227 किलोमीटर है, सल्ट में 348 और सोमेश्वर में 122 किलोमीटर रोड जो कि अल्मोड़ा के में ये बनेंगी। अल्मोड़ा जिले के अंदर सभी विधानसभाओं के अंदर का मैंने आपको डाटा दिया है। तो ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि भारत सरकार के माध्यम से ये 1400 करोड़ से लगभग 1385 किलोमीटर रोड अल्मोड़ा में PMGSY 4। वहीं उत्तराखंड की राजनीति में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, हरीश धामी समेत कई नेता लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस प्रकार के संबंधों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। करेंगे कि कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। देखिए, कांग्रेस के अगर पदाधिकारियों के बारे में देखा जाए तो कांग्रेस के नाम लेकर अगर मैं डायरेक्ट बोलना चाहूं तो इनके वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उन्होंने कहीं किसी से परमिशन नहीं ली है। अगर 2-4 के नाम ले दिए जाए तो हरीश रावत जी जैसे, हरीश धामी जी जैसे कई इनके नेता हैं और इनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा देने की कगार का पूरा कार्य कर रहे हैं। तो जो ये इस तरीके की मनगढ़ंत बात कर रहे हैं उस चीज को उनको एक बार के लिए सोचना चाहिए। और मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अगर दारू पीता है या सिगरेट पीता है तो अपने पेरेंट्स से पूछकर नहीं लेता है। उसी प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप में जो रहने वाले लोग हैं उनको जब अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी, उनके पुलिस थाने में परमिशन लेनी होगी, तो निश्चित तौर पर जो लिव इन रिलेशनशिप के नाम पे इस तरीके से लोगों के साथ गलत व्यवहार होता है, अमानवीय ढंग से उनकी हत्या होती है, ये सारी चीजों में रोक लगेगी और ये सारी चीजें बंद होगी। तो कहीं ना कहीं जो UCC के जरिए ये प्रावधान डाला गया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, वो यह दर्शाता है कि उत्तराखंड राज्य में किसी भी प्रकार का देवभूमि के माहौल को खराब करने वाला कोई कुकृत्य होता है तो उसको रोकने के लिए हमारी धामी सरकार पूरी तरीके से धरातल पर अच्छा और एक सुंदर देवभूमि बनाने के कार्य में एकदम प्रथम स्थान की तरफ उत्तराखंड को लेकर जा रही है। सूप तो सूप, अब छलनी भी बोले। हनी पाठक, अपने गिरेबान में देखा है हनी पाठक ने, और कहीं ना कहीं इतना निम्न स्तर का, इतना घटिया, इतना भर्त्सनीय बयान देने पर तो उनके खुद के नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि इस तरह की महिला उनके पैनल में प्रवक्ता के रूप में होनी चाहिए या नहीं। हम दो अलग अलग दल जरूर हैं, हमारे वैचारिक मतभेद जरूर हैं, लेकिन किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आप टिप्पणी कर रहे हैं और नाम लेकर आप टिप्पणी कर रहे हैं, इन पर तो मानहानि का दावा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने जो बात रखी है, आप लिव इन रिलेशनशिप का यूसीसी में होने का बचाव करते करते अपने मुख्य विपक्षी दल के नेताओं के व्यक्तिगत जीवन तक या उन पर इतनी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं। आपकी इतनी हैसियत, इतनी औकात है कि आप उन बड़े नेताओं के ऊपर टिप्पणी कर सके? मैं हनी पाठक से पूछना चाहती हूँ, और आपके बारे में कौन नहीं जानता पूरे प्रदेश में। वही देहरादून की जाम की समस्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बिंदाल और इस्पाना पर बनने वाली एलिवेटेड रोड आने वाले 25 वर्षों की चुनौतियों को देखते हुए एक ऐतिहासिक कदम है। वही कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने सरकार की दीर्घकालिक योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी जैसे वादों का क्या हुआ, उस पर सरकार क्यों मौन है। 30 साल का एक रोड मैप बनाया जा रहा है, जो सीएम धामी ने खुद कहा, उस रोड मैप के अनुसार पूरे देहरादून पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा और साथ ही साथ उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार कई घोषणाएं कर चुकी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर 1650 करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई किस नाली में बह गई, लोगों को ढूंढने से नहीं मिली है। लेकिन जाम से अभी तक तो जनता को मुक्ति मिली नहीं है। अब 25 साल की दीर्घकालिक योजना पर जो है सरकार कह रही है कि वो काम कर रही है, लेकिन पिछली जो दीर्घकालिक योजनाएं बनी थी वो क्यों धराशायी हुई, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। और निश्चित तौर पर जाम आज एक समस्या बन चुकी है। जो है तमाम जो सैलानी राजधानी देहरादून में आते हैं या अन्य लोग आते हैं, वो कहते हैं कि कैसी राजधानी है, क्योंकि जहां पर 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है वहां 2-2 घंटे जाम में लोग जो है फंस जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इससे हमारे स्कूली जाने वाले बच्चों को भी परेशानी होती है, मरीजों को परेशानी होती है, रोजमर्रा के ऑफिस जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। लेकिन अभी तक तो जाम से लोगों को मुक्ति मिली नहीं। देखते हैं भविष्य में अगर सरकार इस पर गंभीरता से काम करती है। और जाम वही ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सीज फायर संबंधी बयान से पीएम का संबोधन दब गया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या भारत ने अमेरिका की मांग मान ली और क्या कश्मीर पर मध्यस्थता स्वीकार कर ली। मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, क्या लगता है आपको कितना भरोसा होगा आम जनता को मोदी? देखिए, बिल्कुल राष्ट्र के नाम संबोधन करना उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और 22 अप्रैल के बाद से देश की जनता ये जानना चाहती थी अपने प्रधानमंत्री से कि जो है वो जो 22 अप्रैल के जो दुखद घटना हुई उसके विषय में क्या सोचते हैं और क्या बोलेंगे। बिल्कुल देखिए, सेना की तारीफ करनी चाहिए और सेना के साहस और शौर्य को कांग्रेस पार्टी ने सदैव उसका सम्मान किया है, उसका मान किया है। और राहुल गांधी जी ने भी पहलगाम अटैक के बाद जो है सरकार से ये मांग की थी कि कठोर से कठोर जो है एक्शन जो है लेना चाहिए। और इसी क्रम में जो आपने देखा कि सेना ने जिस तरीके से जो है पाकिस्तान में और पीओके में टेररिस्ट जो कैंप्स हैं उनको नष्ट करने का कार्य किया, पाकिस्तान का जो दुस्साहस था हमारी तरफ नजरें उठाने का, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया। तो सेना के शौर्य को हम जो है के तरफ हम नतमस्तक हैं। पर एक महत्वपूर्ण बात जो आज पूरा देश जानना चाहता है कि हम
पाकिस्तान हमारे साथ उसका 1 to 1 हो रहा था, इसमें अमेरिका कहां से आ गया? सीज फायर का जो अनाउंसमेंट था वो प्रधानमंत्री ऑफिस से ना होकर के, रक्षा मंत्री की तरफ से ना होकर के, ऐसा क्या था कि जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये सीज फायर का अनाउंसमेंट रात को किया गया? और ये मुझे लगता है देश की जो संप्रभुता है, जो हमारी सॉवरेंटी है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसी क्रम में माननीय खड़गे जी और राहुल जी ने भी मोदी जी से ये परसों की ही बात है, ये निवेदन किया कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए पार्लियामेंट का और या सर्वदलीय बैठक बुलाइए, क्योंकि ये जो एक सवाल है इसका जवाब जनता जानना चाहती है, क्योंकि हमारी संप्रभुता पे बहुत बड़ा सवाल है। ये फैसला केंद्र सरकार का होना चाहिए था, सेना का होना। वही 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर काम किया है। वही इसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर लगातार हमला बोला, जिसका जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ सेना ने काम किया है वो तारीफ काबिल है और इस समय देश का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसके लिए नेशन फर्स्ट है। देखिए, हमें 2 चीजों पर भरोसा है। पहली बात, हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है कि हमारा नेतृत्व जो करेगा वो देश हित में करेगा, क्योंकि हमारा जो नेता बैठा हुआ है उसके लिए नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम है। दूसरा, हमारे अपने देश की सेनाओं पर भरोसा है, उनके पराक्रम पर, उनके शौर्य पर, उनकी क्षमताओं पर, उनकी तकनीकी पर हमें पूरी तरह से भरोसा है। और हमारे देश की सेना ने अपने पराक्रम को दिखाया है, अपने शौर्य को दिखाया है, और हमारे नेतृत्व ने जिस तरह से सेना को दिशा दी है, सेना का मार्गदर्शन किया है, वो तारीफ के काबिल है। हमने उस समय को भी देखा है कि जब सेना को एक गोली चलाने के लिए भी केंद्र की तरफ ताकना पड़ता था, केंद्र से अनुमति नहीं मिलती थी। हमारे सैनिकों के सिर काटे जाते थे और उसके बावजूद सेना को गोली चलाने की अनुमति नहीं मिलती थी। इस समय सेना के साथ में पूरा मनोबल, सरकार का पूरा मनोबल है, सरकार का पूरा उनको डायरेक्शन है, पूरी दिशा निर्देश है, और हमें गर्व है कि इस समय इस परिस्थिति में देश को नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो इस प्रकार की भ्रांति फैलाने का काम कर रही है, और इस समय तो देश में जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम और आदि अनेक प्रकार की घटनाएं देश के अंदर की हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने इस समय दिया है। तो पूरे देश की जनता को, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के नेता हों, समाज में काम करने वाले कार्यकर्ता हों, उद्योगपति हों, प्रत्येक व्यक्ति को देश के साथ में, देश के नेतृत्व के साथ में, देश की सेना के साथ में खड़ा होना चाहिए। इसलिए यह वक्त जो है वो प्रश्न करने का नहीं है। इससे सेना का मनोबल भी गिरता है और देश के लिए निर्णय लेने वालों के का भी मनोबल गिरता है। तो मैं अपील करना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, इस समय मजबूती के साथ में हमें देश के साथ में नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर अडिग और मजबूती के साथ में खड़ा रहना चाहिए। वक्त उग चुका है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही मोदी कैबिनेट में पिछले दिनों देश में जातीय जनगणना को मंजूरी मिली है। इसके बाद से ही कांग्रेस इसको अपनी जीत के तौर पर देख रही है। इसी को लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत के अनुसार समाज में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति यानी पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को कैसे आगे बढ़ाए और वर्ग की देश के लिए क्या भूमिका है, उसी के तहत देश में जातिगत जनगणना की जा रही है। देखिए, बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात और ये सोचने के पश्चात कि देश के विकास में अभी भी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित है, उसको विकास की आवश्यकता है। और जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत था कि अंत्योदय का, कि जो समाज में सबसे पीछे खड़ा है लाइन में, उसका विकास करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए, केंद्र की सरकार हमारी काम कर रही है,
इसलिए जातिगत जनगणना का निर्णय लिया गया। देश में 1931 में जनगणना 31 तक होती थी, उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जनगणना करने का प्रयास किया जातिगत, लेकिन उसके आंकड़े उन्होंने प्रकाशित नहीं किए। नरेंद्र मोदी जी ने इस बार ये निर्णय किया है कि 2026 में जो देश की जनगणना प्रस्तावित है उसको जातिगत आधार पर किया जाए, और इसमें केवल हिंदू समाज की जातियों की जनगणना नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के बीच में भी और अन्य समुदाय के बीच में भी जो उपजातियां जातियां हैं उन सब की जनगणना की जाए। ये देखा जाए कि अभी भी किस जाति के लोग समाज के विकास में अभी भी पिछड़े हुए हैं, विकास उन तक नहीं पहुंच पाया है, सरकारी नौकरियां हैं, व्यापार है, बहुत सारी चीजें हैं, और किस तरह से जो है पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाया जा सकता है। वही चारधाम यात्रा में 13 दिन के अंदर 7 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वही चार धाम में प्रतिदिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन करें। पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख पार हो चुका है। वही मौसम की चुनौतियों के बावजूद केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। वही केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इस साल तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। जिस तरह की व्यवस्था को लगातार उन्होंने चुस्त दुरुस्त करने का काम किया, चाहे हमारा NH है, मोटर रोड है, चाहे पैदल मार्ग है जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था 31 जुलाई 2024 को, तो वो सब चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। ऊपर केदार धाम में भी सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। वहाँ पर टोकन सिस्टम से जिस तरह से यात्रा दर्शन किए जा रहे हैं, यात्री बहुत खुश हैं। हम लोग भी कईयों को मिले हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो दर्शन है वो बहुत ही चंद मिनटों में हमारे दर्शन हो गए थे। तो आपस में कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लगता है लोगों को कि हम सबसे पहले मेरे दर्शन हो, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत अच्छी वहाँ पर हैं और किसी प्रकार के अगर व्यवस्थित तरीके से दर्शन करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबको आजकल जल्दी रहती है कि सबसे पहले मेरे दर्शन हो, ऐसे में थोड़ा सा हो सकता है एक आध दिन व्यवधान रहा है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से कई बार मतलब लोगों के। वही देहरादून में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर एलिवेटेड रोड बनने जा रही है। इस परियोजना में 2619 कच्चे पक्के मकान प्रभावित होंगे। वही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधायक विनोद चमोली ने बताया कि सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच इस पर चर्चा हुई है। वही सरकार प्रभावित लोगों को विस्थापन के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी। बढ़ रहा है और मेरी अभी कुछ दिन पहले मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उस पर हमारा पूरा डिस्कस हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी नितिन गडकरी जी से भी मिले हैं जो केंद्र में हमारे मंत्री हैं इसके, और उन्होंने अपनी सहमति एलिवेटेड रोड्स के लिए दी है। और यहाँ तक कि जो GST है जो उस पर पड़ेगा जो निर्माण पर, उसमें संभवतः कुछ छूट हमको मिलने जा रही है और वो काम हमारा आगे बढ़ रहा है। उसमें लगभग 3000 से ऊपर मकान है, आंकड़े तो कम आ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि फाइनल होते तो 3000 तक के ऊपर मकान होंगे, इनका विस्थापन हमको करना पड़ेगा। लेकिन ये विश्वास लोगों को कर लेना चाहिए कि जो भी लोग वहाँ से हटाए जाएंगे उनको बसाया भी जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था की जाएगी और वो शोर आगे बढ़ रहा है। वही भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए कर्नल अजय गोठियाल ने हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने को लेकर मीडिया के सामने एक बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए रिटायर्ड कर्नल अजय गोठियाल ने कहा कि जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था और निर्दोष लोगों की जान ली थी, उसके बाद इन लोगों को जवाब देना जरूरी था, जिसके लिए भारतीय सेना ने पूरी रणनीति बनाई थी और घर में घुसकर आतंकवादियों को सबक सिखाया। क्या होता है कि हम सब ना जब कोई ऑपरेशन होता है या कोई फौज की एक्टिविटी होती है तो हम कुछ उसको उस नज़रिए से देखते हैं कि हमारी दिनचर्या में जैसे हमारे एक्टिविटी है, पिक्चर में जो हम चीज़ें देखते हैं, हमने जो कहानियाँ सुनी है, हम ना उसको वैसे बनाने की कोशिश करते हैं। अगर एक कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशन को देखें तो उसमें बड़ी टेक्निकल चीज़ है कि अटैक तो हो गया, हमारे 27 लोग जो टूरिस्ट थे वो मारे गए, उसके बाद हमने कोई एक एग्रेसिव ऑपरेशन दिखाना था जो कि करना था, ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना था।
उस एग्रेसिव ऑपरेशन की, जिसे मैं बोलूँगा उद्देश्य को डिफाइन करना ही सबसे पहले एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उद्देश्य डिफाइन करा जाता है कि हमारे पास क्या क्षमता है, क्या हमको ज़मीन की जानकारी है, और उसके बेसिस पे हम ऑपरेशन कैसे प्लान करें। ये जो ऑपरेशन था इस बार, ये तो बड़ा क्लियर एक तरीके से अगर देखें तो उद्देश्य ये था कि हमारी सारी की सारी जो सेनाएं, हमारे जो देश की काबिलियत है वो टेक्निकल हो, उसके पीछे जो ट्रेंड मैन पावर है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो जानकारी है, उसके बेसिस पे बगैर किसी सिविलियन का नुकसान करे, बगैर किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट करे, हम प्रिसीशन कैसे उन जगहों पे हिट कर सकते हैं जहाँ पे कि टेररिज्म का रिक्रूटमेंट होता है, टेररिज्म का इंडोक्ट्रिनेशन होता है, टेररिज्म की ट्रेनिंग होती है और लॉन्चिंग होती है। और वो एक एक्टिविटी जो है उसमें तो मेहनत तो हुई होगी, कोई शक नहीं है। और प्रिसीशन हमने हिट करा है। एक हमारा टेक्निकल ऐप है जिसे बोलते हैं नाविक। अब इसकी तो कोई जानकारी नहीं होती ना किसी को, कैसे नाविक को 300 किलोमीटर तक हमारी मिसाइल को मारने के लिए वो नाविक इस्तेमाल होगा, क्योंकि 300 किलोमीटर से ऊपर इंटरनेशनल जो ट्रीटीज होती हैं मिसाइल के ऊपर, उसके लिए फिर परमिशंस होती हैं। तो हमने नाविक की कितने टाइम ट्रेनिंग करी होगी, और कुछ दिन, ये 14-15 दिन हमने कैसे उसको ना एग्जैक्ट करा होगा ताकि मिसाइल हिट कर सके उस जगह पे। अब सिविल माहौल है, सिविल घर है, उसके बीच में उसी टेररिस्ट के कैंप को ही हिट करना है। वो कैंप में रात को टेररिस्ट है और सुबह नहीं है, तो इसका मतलब वो तो एक सिविल घर है। यकीन करना कि आखिरी समय तक वहाँ पे अंदर कोई था और वो टेररिस्ट है। अब मान लो टेररिस्ट के साथ कोई फौजी अगर अंदर हो गया तो ठीक है, फौज पे अटैक हो गया, वो तो अलग बात है। पर ये सब चीज़ें करने के बाद में एक प्रॉपर तरीके से हिट करा गया, और साथ साथ पूरी हमारी जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज पे अब पाकिस्तान ने तो रिस्पॉन्स करना ही है। उसके बाद तो उसने जो रिस्पॉन्स करना था उसके लिए तैयारी करी गई। अब उसमें बीच में अगर कोई ड्रोन आ रहे हैं, कोई आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, ये तो नेचुरल है कि होना है, उसको कैसे हमने एड्रेस करा। और अगर वो एक तरीके से दोबारा कोई बड़ा हिट करता तो कैसे हम ऑपरेशनल मोड में उन टारगेट्स को जो कि हमारे प्लान में रहे होंगे उनको कैसे हिट कर सकें, जिसे हम बोलेंगे कि युद्ध। तो अभी युद्ध की जो स्थिति थी, एक्चुअल युद्ध की, जिसमें आईबी क्रॉस करी जाती है, एलसी करी जाती है, और पाकिस्तान के साथ तो हमारी 3 बाउंड्री है, आईबी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और सियाचिन ग्लेशियर में एजीपीएल है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। उसमें किस जगह पे हिट करके हम वो कर सकें। तो अगर कोई ऑपरेशन को इस तरीके से समझे तो मेरे ख्याल से इंडिया ने एक टेररिज्म की परिभाषा, एक उद्देश्य को हासिल करने का जो तरीका है वो बड़ा क्लियर कर दिया है। टेररिज्म की परिभाषा कि प्रिसीशन, जिस जगह से टेररिज्म शुरू होता है, यहाँ पे अगर स्ट्राइक होगी, यहाँ तो हम ऑपरेशन करेंगे इंडिया के अंदर, लेकिन उस जगह पे जाकर के कैसे हिट करें, उसका एक मॉडल प्रूव करके दिखाया है इंडिया ने। अच्छा, वहीं शासन के निर्देश पर सोनिका सिंह ने मेला अधिकारी कुंभ हरिद्वार का पदभार ग्रहण कर लिया है। मेला नियंत्रण भवन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ मेला भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा, पार्किंग, यातायात और सफाई के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार किया जा रहा है। वहीं आयोजन में सभी हितधारकों से समन्वय करते हुए कार्य होंगे और आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य भी कराए जाएंगे। तैयारियां हो, सही हो और सही समय पर। जी, जैसे मैंने कहा कि एज अ टीम हम सब लोग मिलके हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भव्य आयोजन हम करा सकें आने वाले समय में उतना हम करेंगे। और उसके लिए एक प्लानिंग जो होती है, एक जो बहुत अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, उसमें अभी कार्रवाई चल रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने, कमिश्नर साहब ने काफ़ी इसमें बैठकें भी ली हैं, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जो आयोजन होगा इस बार मेले का वो काफ़ी भव्य होना चाहिए, ग्रैंड स्केल पे होना चाहिए। उसी तरह से हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की। मैम, क्या मान रही है मेले का आयोजन और कुंभ मेले का आयोजन एक बड़ी चुनौती होती है? यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है और इसके काफ़ी शॉर्ट प्रेजेंटेशन हम लोगों ने हमारी टीम द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर अभी तक की क्या क्या हम लोगों ने प्रगति की है, क्या क्या हमने प्लानिंग की है, उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो मोर और लेस बहुत सारी चीज़ें अभी हो चुकी हैं, जैसे हमारे जो एक खाका पूरा हमारा तैयार हो चुका है, और उसी में आगे जो कार्रवाई है वो मेरे द्वारा की जाएगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भव्य आयोजन हम करा सकें मेले का, वो करेंगे। मैम, तो कुंभ है, लेकिन साधु संत भी हैं या विभिन्न संगठन इसको कुंभ की तर्ज पे। वहीं उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी व्यापक तैयारी की है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक अच्छी पहल की है। अगर कोई श्रद्धालु 25 या उससे ज्यादा की संख्या में एक साथ यात्रा करते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अब वह एक फोन कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन जहां वे ठहरे हैं वहीं करा सकते हैं।
देखिए, इस बार हमने चार धाम यात्रा के दृष्टिकोण से काफी अहम कदम उठाए हैं और विशेषकर जो हमारा जो श्रद्धालु है उसको किसी तरह की दिक्कत न हो, उसको किसी तरह का हरासमेंट न हो, उस कारण ही हमने इस साल आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया है ताकि उसको आसानी से मिले। और जो लोग फिलहाल में इतना ही, बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।